जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। आज हमारे साथ में मौजूद हैं श्याम जी, जो एनसीपी के जूने एनसीपी के वक्ता भी हैं। जूने एनसीपी है शरद पवार की। अब घड़ी जो है वो हाथ में रही नहीं, पर फिर भी ये अपने वक्त को अच्छा लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि श्याम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज का माहौल जो चल रहा है ये काफी ऊट पटांग टाइप का है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार चल क्या रहा है राजनीति के अंदर में। पहले राजनीति होती थी, विकास के नाम पे लोग वोट दिया करते थे। जो सरकार विकास नहीं करती थी, आंदोलन करके वो सरकार को गिरा दिया करते थे। पर आज जो हो रहा है वो वोट लिया जा रहा है, पार्टी को डराया धमकाया जा रहा था ईडी नाम से, सीबीआई नाम से। तो ये सारी चीजें, तो आप लोग जो है ये काम कर रहे हैं। आज आप आंदोलन जो जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, राजन विचारे के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि राजन विचारे आएंगे? एक ही तरफ एकनाथ शिंदे जी बयान दे रहे हैं कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये कैसा सिस्टम है? बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम जी। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, धर्म और जाति का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये दो चीज़ें अगर राजनीति में आती है तो पूरा बेड़ा गर्क कर देती है। और आज हिंदुस्तान में, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आज हिंदुस्तान में जो उथल पुथल हो रही है ये धर्म और जाति के नाम पर ही हो रही है। अगर देश में विकास चाहिए, विकास सही ढंग से देखा जाए, तो हमें आकलन लगाना पड़ेगा कि आज तक पिछले 2014 से लेकर 2024 तक गरीबों को क्या मिला। आपने सत्ता में आने से पहले जो जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूर्ण हुए? आप परिपूर्ण कर सके? और अगर आप वो वादे पूर्ण नहीं किए तो आपको मानना चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमसे ये वादे रह गए। अब 2014 से 2019 तक सत्ता में आने से पहले इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हमने रसोई गैस में कीमतों में कमी लाएंगे, हम डीजल पेट्रोल की कीमतों में लाएंगे। जो मनमोहन सिंह की सरकार है, विफल सरकार है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, हम उससे बहुत कई ज़्यादा आपको राहत देंगे। क्या ये सब चीज़ें वाकई में धरातल पे सत्य साबित हुई? अगर हुई तो आप 100% बीजेपी वोट डालिएगा, लेकिन नहीं हुई तो ये आपको सोचना पड़ेगा। आपको धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं डालना है। सन 2014 में इन्होंने प्रॉमिस किया था कि बेरोजगारी, युवाओं को प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारी का वादा किया था, आपने रोजगार देंगे। अगर 1 करोड़ सालाना, 2 करोड़ सालाना मिला तो 20 करोड़ रोजगार का होता है। आपने 20 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया नहीं। आपने काला धन लाने का वादा किया था, 4,500 करोड़, 4.5 लाख करोड़ जो काला धन विदेश में पड़ा हुआ है, आपने उसका विरोध दिया नहीं। आपने 15 लाख जन धन के माध्यम से हर गरीब के खाते में, हर देशवासी के खाते में डालेंगे, वो आपने दिया नहीं। आपने युवाओं को नौकरी के बारे में पूछा गया तो आप बोलते हैं पकौड़े तल लीजिए। जब यहाँ की प्रेसिडेंट निर्मला सीतारमण यहाँ की वित्त मंत्री थी, खाद्य दान के भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, आलू बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं प्याज खाती नहीं। जब पत्रकार ने उनसे पूछा मैडम प्याज के भाव बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं प्याज खाती नहीं। तो इस तरह के मंत्रियों का बयान और इस तरह से बड़े बड़े नेताओं का बयान कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अगर ये सब देखने के बाद भी क्या हुआ देश के किसानों के साथ? दुगनी आय की आपने प्रॉमिस की थी, दुगनी आय आज तक आया नहीं किसानों के लिए। न्यूनतम एमएसपी पे आपने कुछ अभी तक किया नहीं। काला कानून लाया, कितनी 1 साल कम से कम इस पर आंदोलन चला और हमारे 700 से 800 किसान हमारे शहीद हो गए, उन्होंने प्राण छोड़ दिया। तो देश के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। देश का अन्नदाता अगर मरता है तो सोचिए देश में बचा गया। इसके बाद भी आप कहोगे बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी काम कर रही है। 2014 से 2019 हो गया, फिर भी आपने 2019 में उनको जिता दिया। 2019 में आने का इन्होंने क्या किया? धारा 370 हटाया। धारा 370 हटाना जरूरी है, क्या जरूरी है जनता को सोचना है। क्या फायदा देश के गरीबों को मिला? आप उसके बाद राम मंदिर पे आ गए। राम मंदिर अधूरा हुआ, पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। आनंद फानन ने अपनी उसकी ओपनिंग कर दी। इस हिंदू धर्म के जो मेन धार्मिक होते हैं शंकराचार्य, उन्होंने किसी को भी वहां पर आमंत्रित नहीं किया, किसी भी आने से मना कर दिया। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी पिछले दिन जाके राम मंदिर का दर्शन करके आई। तो किस तरह का राम मंदिर का ओपनिंग हुआ, ये भी सोचने का विषय है। क्या राम मंदिर बनने से, धारा 300 हटने से देश का विकास हो रहा है? राम हमारी आस्था है, राम आराध्य देवता है। सभी धर्मों के अपने अपने देवी देवता होते हैं, लेकिन देवी देवताओं को, धर्म को, जाति को अगर आप राजनीति में लाओगे तो देश का विकास होना नामुमकिन है। अगर हिंदुत्व की बात करोगे तो संविधान में ऐसा लिखा नहीं कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, ये देश सभी का है।
ये जितना हक हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, क्रिश्चियन। हाँ, एक बात जरूर है, 80% आबादी हमारे हिंदुओं की है, 20% हमारे मुसलमानों की है और अन्य भाइयों की है। तो हिंदू बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा भाई है, ये हमें सोच के चलना चाहिए। लेकिन आप धर्म की आज देखिए, 2024 में आए, जब से ये लोग आए हैं, आज प्रचार चल रहा है, आप एक भी यूट्यूब चैनल निकाल के देख लीजिए, सारी यूट्यूब चैनल में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा कि किस विषय पर ये वोट मांगेंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, गांधी फैमिली की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं। आप देखिए, पूरे चैनल उठा के देखिए कि इन्होंने आज तक किसी ओपन में ऐसा कहा नहीं कि हम देश के लिए 2024 के बाद ये करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अब इनका नया एजेंडा आ गया कि हम 2024 सत्ता में आएंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि सिर्फ इंडिया गठबंधन में भ्रष्टाचारी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी नहीं है। आप मेरा भाईंदर में आइए, मैं आपको कई नेताएं दिखाता हूं जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, कई सारे केसेस चल रहे हैं उस पर। तो जनता जनार्दन है, जनता को ही सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में 2024 से लेकर 2014 से लेकर 24 तक जो हाल देश का हुआ है, इन्हें आप जानने के बाद भी अगर फिर एक बार मतदान आप बीजेपी करते हो तो ये देश का दुर्भाग्य मैं मानूंगा। लेकिन आने वाले वक्त में मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद ऐसा नहीं होगा। मैं आपसे सवाल एक और करना चाहता हूं कि आज राजन विचारे जी मीरा भाईंदर नवी मुंबई और थाने से जो है लड़ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो अपने वादे पे खरे उतर करके 2 बारी उन्होंने तो एमपी की लड़ाई में जीत हासिल की है, जनता का विश्वास उन्होंने कहीं ना कहीं जीता है, तभी उन्होंने 2 बार बाजी मारी है। इस बारी नरेश मस्के उनके अपोजिट में खड़े हैं। वहीं एकनाथ शिंदे कल की रैली के अंदर में कह रहे हैं कि उनकी जमानत जो है वो जब्त हो जाएगी। तो क्या लग रहा है आपको कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी या फिर नरेश मस्के जो है बाजी मारेंगे या फिर जो आपके राजन विचारे जी हैं वो बाजी मारेंगे? देखिए, अब मैं राजन विचारे पे जरूर आऊंगा कि ये मुद्दा राजन विचारे का नहीं है, ये पूरा देश का मुद्दा है और ये महाराष्ट्र का मुद्दा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के साथ हुआ है, जिस तरह से उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ हुआ, आदरणीय शरद चंद्र पवार जी के साथ हुआ और कांग्रेस के साथ हुआ। आप सभी जानते हैं कि 2019 में जब सत्ता में आई थी महाविकास आघाड़ी जिस जो शोर में काम किया था, कोविड काल में जो काम किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सराहना की थी। सारे देश को एग्जाम्पल दिया था, अगर कोविड पर नियंत्रण लाना है तो उद्धव बाला साहब ठाकरे की सरकार महाविकास आघाड़ी से की है। उस वक्त ये सारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ थे और शरद पवार जी की जो हमारी पार्टी थी वो भी हम सारे एक साथ थे। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इतना उथल पुथल आया कि महाराष्ट्र की जनता उससे त्रस्त है। महाराष्ट्र के कितने भी, चाहे वो हिंदी भाषी हो, मुसलमान हो, मराठी भाषी हो, जितने भी जात पंथ के लोग हैं, सभी लोग महाराष्ट्र की राजनीति देख चुके हैं। सभी लोग तंग हुए। बार बार महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास आघाड़ी को गिराने का प्रयत्न किया गया, संख्या बल को घटाया बढ़ा गया। और ऐसे में जब शिंदे जी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ के अपनी संख्या पर बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, वहां से अजीत पवार अपनी संख्या पर बढ़ा के बीजेपी के साथ जाते हैं, तो इससे कहीं न कहीं देश में हलचल मची थी और महाराष्ट्र में खासकर मराठी लोग और सभी लोग नाराज हुए थे। और इन्होंने उदाहरण दिया था, हम जाने का वजह बताया कि विकास नहीं हो रहा था। आपसे विकास का मुंह लेके आप पार्टी बदलते हो और बाद में आपने हिंदुत्व का नारा दिया कि हिंदुत्व की वजह से हमने बीजेपी का दामन संभाला। तो ये सोचने का विषय है कि देखिए, जो प्रगति मेरा महाविकास के राज्य में महाराष्ट्र में हुई थी वो सब रुक गए। वेदांता ग्रुप जो हमारे पास आया था यहाँ से चला गया गुजरात में, यहाँ की हीरे की मार्केट चले गए गुजरात में, यहाँ के जितने भी टैक्स थे, हमारे जीएसटी का टैक्स आज तक पूरा कंप्लीट हमें मिला थे। तो कहीं ना कहीं उद्धव सरकार को पूरी तरह से नष्ट करने का काम, शरद पवार सरकार को पूरी तरह नष्ट करने का काम, कांग्रेस को पूरी तरह तबाह करने का महाराष्ट्र में किया। ये महाराष्ट्र का दोहरा व्यवहार हुआ था, तो ये जनता याद रखेगी। और जहां तक अब इलेक्शन का सवाल है, तो ये लोकतंत्र का बड़ा पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। इसमें हमें कैंडिडेट देखना नहीं, हमें देखना कि हमारे देश की अगली बागडोर किसके हाथ में होगी। 2014 से लेकर 2024 तक जो हाल देश का हुआ, इस सभी ने देखा है। इस सभी मानते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, डीजल पेट्रोल का भाव, महिलाओं से अत्याचार जो मणिपुर में हुआ, जो हाथरस में हुआ, जो पूरे देश के कई इलाकों में हुआ, और जहां तक भ्रष्टाचार हिसाब के बाहर हुआ, इलेक्ट्रो बॉन्ड का जो भ्रष्टाचार है, ये सभी ने देखा है। तो अभी इस पर चिंता करने का विषय है। तो अभी अगर प्रधानमंत्री को, नए प्रधानमंत्री को लाना है, अगर इन्हीं को लाना है,
तो वैसे ही बैठना है। अगर इनको नहीं लाना है, इनको हटाना है, तो कहीं ना कहीं जनता को भी सोचना पड़ेगा और उसी चिंतन के द्वारा आदरणीय राजन विचारे के बारे में भी सोचना पड़ेगा। देखिए, महाविकास आघाड़ी ने हमेशा महाराष्ट्र में अच्छा काम किया है और आगे भी करेगी। किसानों के लिए भी काम किया है, युवाओं के लिए भी काम किया है, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए भी काम किया है और कहीं ना कहीं प्रगति के रास्ते में ये गठबंधन बहुत जरूरी है महाराष्ट्र के लिए। तो महाराष्ट्र में मुझे पूर्ण विश्वास है कि एटलीस्ट 75% सीटें हम लाने वाले हैं महाविकास आघाड़ी के। तो उसमें से एक राजन विचारे जी है। और जिस तरह से बयान जो का आदरणीय शिंदे जी के उनका जमानत जब्त होगी, तो आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। 2 टर्म उन्होंने यहाँ पर निकाला है, तो ऐसा कभी अचानक सोचने किसी के सपने में भी नहीं आएगा कि जमानत जब्त होगी। हाँ, कहीं न कहीं मस्के साहब के आने से उनमें देरी हो चुकी है। क्यों? राजन विचारे का अनाउंसमेंट आज के 2 महीने पहले हो चुका है, जबकि इनकी आपसी मतभेद मीरा भाईंदर शहर, न्यू बॉम्बे वासी शहर, थाने शहर ने देख लिया। इनके आपस के नेता आपस में लड़ झगड़ रहे थे। बीजेपी वाले इस 25 लोकसभा का सीट मांग रहे थे। इनको अनाउंसमेंट करने में कम से कम 1.5 से 2 महीने की देरी हो गई। तब जाके कभी संजीव नायक जी का नाम आया, कभी प्रताप सरनाईक जी का नाम आया, लास्ट में जाके नरेश मस्के पर मोहर लगी। तो अब ये जनता भी देख चुकी है, जब इनमें आपस में एकता नहीं है, सिर्फ चुनाव प्रचार दिखाने के लिए आप एक मंच में सब खड़े होकर जनता को हाथ दिखाओगे, तो जनता समझती है। और कहीं ना कहीं जो जनता का जोश है और जनता का रोष, ये दोनों काम आएगा महाविकास आघाड़ी के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 20 मई को मीरा भाईंदर शहर की जनता, ठाणे की जनता, उत्तर राई से उरण की जनता, सारी जनता, खास करके यहाँ के भूमिपुत्र लोग, यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग, यहाँ के क्रिश्चियन समुदाय के लोग, सिखवासी लोग और जितने भी हिंदी भाषी लोग, इस महाराष्ट्र ने मीरा भाईंदर के जितने भी पर प्रांतीय को बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ उन्होंने धन संपत्ति ऐसे कमाई है। तो कहीं ना कहीं भी ये मराठी मानुष का, मराठी अस्मिता का सवाल है। आज उनका कर्ज चुकाने का मौका आया है। तो मुझे लगता है यहाँ की जनता निराश नहीं करेगी और प्रचंड मतों से, भारी मतों से राजन विचारे को जिताएगी। घर से निकलकर वोट डालेंगे। 20 मई को मैं जनता से निवेदन करूंगा कि आप सुबह 7 से 6 बजे का टाइम है, 2 नंबर का बटन दबाएं। आदरणीय राजन विचारे जी, महाविकास आघाड़ी का जो चुनाव चिन्ह है जलता हुआ मशाल, आप इस पे मोहर लगाइए और अंधेरे को चीरते हुए विजय पथ की तरफ आप राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव बाला साहब ठाकरे विजय बनाएंगे। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। ये इंडिया अलायंस के गठबंधन के एक प्रवक्ता हैं, इसके लिए कह रहे हैं जनता क्या कहती है, जनता के बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जो शिंदे सेना है, और भी बहुत सारी पार्टियां एक साथ आकर के, कल के दिन आपने देखा होगा कि यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी भी मीरा भाईंदर केंद्र में अपना दौरा कर रहे थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग साथ में थे उनके। पर उसी तरफ राजन विचारे जी ने भी कुछ दिन पहले किया था, लगभग 7 तारीख को मेरे ख्याल से, तो उसमें भी काफ़ी लोग थे उनके साथ में। पर देखना यह है कि 20 तारीख के दिन आखिरकार जनता मोहर किस पे लगाती है, किसे पार्लियामेंट में भेजती है और कौन पार्लियामेंट से बाहर होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उस काम से कितना आप लोग सहमत है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि पूरी हिस्ट्री जो है छोटे वक्त में ही बताई है, आप लोगों को कैसी लगी उस पर भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूर तक पहुँचाएं। मैं हूँ इब्राहिम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।